हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विश्व में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई थी। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि भारत पे प्रथम आक्रमण जो मुसलमानों को हुआ था वो क्यों हुआ था और किसकी गलती से हुआ था। सच्चाई तो ये है कि हमारे द्वारा जो भारत में कुछ राजा थे उनकी कुछ गलती की वजह से मुसलमानों को आक्रमण करना पड़ा और आगे चल के वो एक के बाद एक आक्रमण करते गए और भारत में मुगल जैसे साम्राज्य का स्थापना हो गया। तो दोस्तों, सब कुछ हम आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे के रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर बात करें कि इस्लाम धर्म की शुरुआत की और कैसे शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं है कि विश्व में जो है कोई भी धर्म जो है इंसान के साथ पैदा हुआ था। इंसान पैदा हुआ, उसके बाद समय बदलते गए, लोगों के प्रथाएं बढ़ते गए और कर्म कांड आते गए। इससे आगे चलते चलते एक धर्म का नाम ले लेता है, जैसा कि ये हिंदू धर्म में हुआ था। और प्रथाएं जो है बढ़ती गई, बदलती गई और बहुत सारे देवी देवता हिंदू धर्म में आ गए। लेकिन इस्लाम धर्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की अगर बात करें, ये कोई प्रथाएं नहीं थी। ये जो है एक ऐसे लोगों के विचार के बाद शुरुआत हुई जो जिन्हें लगता था कि समय के साथ चीज़ों को बदलनी चाहिए। तो इस्लाम धर्म का भी ऐसे ही शुरुआत हुआ। ये बात है अरब के देशों की, जहाँ पे ये 620 ईस्वी की बात है। बहुत सारे छोटे छोटे कबीले थे और ट्राइबल एरिया थे जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, जैसे कि हिंदू धर्म में पहले भी था। तो यहाँ पे भी बहुत सारी देवी देवताएं की पूजा की जाती थी पुतले के रूप में। तो अब आगे चल के क्या हो रहा था कि जब इनकी प्रथाएं, इनकी सोच अलग थी, अलग देवी देवताओं की वजह से, तो आपस में जो है एक लड़ने लगे कि इनका हमारा जो है धर्म सही है, तुम्हारा धर्म बेकार है। इसलिए लोग आपस में लड़ रहे थे और बहुत सारी मारकाट होने लगी थी। तो प्रोफेट मोहम्मद को लगा कि अगर लोगों को एकजुट करना है, लोगों की जो मारकाट है उसको बंद करना है, तो कर्म कांड बंद कराने होंगे और लोगों की एक सोच होनी चाहिए। और लोगों की एक सोच करने के लिए एक धर्म की स्थापना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चल के जब ये लोग पूरे विश्व में व्यापार करने लगे थे, तो उनके व्यापार के साथ साथ जो है इन्होंने धर्म भी फैलाना शुरू किया। तो अब बात करें कि भारत पे कैसे इस्लाम धर्म पहुंचा। तो ये अरब के देशों में जो था खेती की कमी थी, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तानी एरिया था और यहाँ पे खेती नहीं हो पाती थी उतना। तो उनको खाने पीने की सामग्री के लिए साउथ ईस्ट एशिया या भारत के एरिया के आसपास जो है इनको आना पड़ता था खेती की सामग्री के लिए व्यापार करने। तो व्यापार करने के लिए ये जहाज़ के सहारे ये इस समुद्र के रास्ते से आते थे। इधर श्रीलंका से खेती जो व्यापार होती थी, अब चले जाते थे साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, थाईलैंड की तरफ। क्यों? यहाँ के जो खलीफा थे उनको भेंट दिया, भेंट में कुछ पैसे दिए, कुछ सोना चांदी जो है और कुछ खाने पे सामग्री पूरा जहाज भर के भेंट के रूप में भेजा। तो रास्ते में हुआ क्या, इसी रास्ते से जब वापस आ रही थी वो नाव, तो गुजरात के जो एरिया था, गुजरात के जो लुटेरे थे उस जहाज़ को लूट लेते हैं और जो है सारा का सारा खजाना जो है लूट कर अपने राजा के पास लेके चले जाते हैं। तो अब जो ये बात जब पहुंचती है खलीफा के पास अरब में, तो खलीफा उस टाइम को जो मंसूर हज्जाज थे वो नाराज़ होकर कुछ लोगों को भेजते हैं कि जाओ वहाँ के राजा दाहिर जो हैं, राजा दाहिर से बोलो कि जो लूटा गया है वो गलत है, हमारा जो है खजाना जो है वापस कर दे। तो ये बात है 711 ईस्वी की, जब अब्दुल्ला और मुंदेला, दो लड़के जो अरब से भेजे गए थे गुजरात के सिंध एरिया में, जहाँ पे राजा दाहिर का शासन चल रहा था। तो राजा दाहिर से वो जब आते बताते कि जो लूटा गया है वो वापस कर दीजिए, तो राजा दाहिर गुस्से में आकर उनको मरवा देते हैं और जो भी सैनिक उनके साथ आए थे उनको बंदी बना लेते हैं। तो 712 में मंसूर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो उसको भेजते हैं कहाँ पे, भारत में आक्रमण करने के लिए सिंध के एरिया में राजा दाहिर के खिलाफ। और राजा दाहिर इस लड़ाई में मारे जाते हैं और हार का सामना करना पड़ता है। और जो मोहम्मद बिन कासिम था वो सिंध के एरिया में, जो गुजरात और सिंध का एरिया था, वहाँ पे जीत हासिल करता है। और प्रथम, ये भारत का ही एरिया था, तो प्रथम आक्रमण जो सफल था यहाँ से शुरू होता है। ऐसा नहीं था कि आक्रमण जब बीतने के बाद ये जो है यहाँ पे शासन कर पाते भारत पे। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा एरिया था जहाँ पे उन्होंने कब्जा किया था। अरब में बहुत सारे तुर्की आते गए, सेंट्रल एशिया से भी लोग आते गए। अब अरब में जो था ऊँटों का एरिया था, ऊँट वहाँ पे रहते थे।
क्योंकि पूरा रेगिस्तानी एरिया था। तो अब जब तुर्की आए तो वो अपने साथ घोड़ा लेकर आए, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल एशिया और तुर्की एरिया में घोड़ा रहते थे, तो उनके पास वो ज़्यादा ताकतवर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास हथियार भी था और घोड़ा भी था जो तेज़ी से लड़ाई कर सकते थे। तो अब तुर्कियों ने इस धर के एरिया पे कब्जा कर लिया और इस्लाम धर्म को अपना लिया। उसी तरह सेंट्रल एशिया के लोग भी पर्सिया में, ईरान के एरिया में आए और सेंट्रल एशिया वाले भी इस्लाम धर्म को अपना लिए, और ये भी ताकतवर थे क्योंकि इनके पास भी घोड़ा और हथियार था। तो अब जो पूरा का पूरा अरब था, अब जो है पहले शुरुआत में तुर्की के लोग ने कब्जा किया और वहाँ पे राज करना शुरू किया। तुर्की के लोग आए हुए जो जब खलीफा बने तो ज़्यादा ताकतवर थे, वो अटैक करना शुरू किए, लूटना शुरू किए, क्योंकि वो अब उनके पास हथियार और घोड़ा सब कुछ था। तो ये क्या कि अब भारत पे उनका नज़र गया और यहाँ से पहला आक्रमण शुरू करते हैं जो लूटने के इरादे से शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहला जो तुर्की का रहने वाला जो शासक था, जो इस्लाम धर्म अपना लिया था, उसका नाम था महमूद गजनवी। वो तो मोहम्मद गजनवी की बात करें तो वो तुर्की था और ये अटैक करना शुरू करता है पहले गुजरात के एरिया में, क्योंकि इनको पता था कि सबसे छोटा रास्ता नज़दीकी एरिया है। तो ये गुजरात के एरिया से होते हुए गुजरात में 17 बार अटैक करता भारत पे, और सबसे बड़ा जो अटैक उनको माना जाता है महमूद गजनवी का, वो 1025 ईस्वी में जब वो सोमनाथ मंदिर पे अटैक करता है, पूरा का पूरा लूट कर वो पूरा जो है मंदिर को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये सोचता था कि हिंदुत्व को बर्बाद कर देंगे और इस्लाम धर्म यहाँ पे फैला देंगे। मथुरा के एरिया में भी ये लूटता है और लूट कर वापस इसी रास्ते से ये जो है चला जाता है। 17 बार इसी तरह बार बार आता है, लूट कर चल जाता है, और 1030 में इसकी मृत्यु जाती है। तो अब यहाँ से जो तुर्की थे ये कमज़ोर पड़ने लगते इसके बाद, और यहाँ के बाद जो है अब सेंट्रल एशिया के जो आने वाले थे वो इस्लाम फॉलो करते हैं और वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और वो जो तुर्कियों को हटाकर अब सेंट्रल एशिया के जो है अफ़गानिस्तानी एरिया में, जो पर्सिया के एरिया, ईरान का एरिया है, वहाँ पे वो शुरू करते हैं रहना, और यहाँ से अब ये शासन करना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो शासक आता है वो रहता है मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी जो है इसकी शुरुआत करता है 1178 में। 1178 में पहला आक्रमण करता है गुजरात के एरिया से। वो भी आता है क्योंकि ये ईरान के एरिया में रहता है, ये क्योंकि सेंट्रल एशिया से आता है, तो पर्सिया के एरिया में ही अपना राज शुरू करता है। और जो तुर्की थे इधर थे, तो तुर्की जब इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो इसको भी लगता है मोहम्मद घोरी को कि इसी रास्ते से जाने से हम भी लूट के आएंगे बहुत सारा खजाना। तो ये भी इसी रास्ते से आता है, लेकिन उस वक्त के जो राजा थे सिंध एरिया, गुजरात के एरिया में, वो भीमदेव सोलंकी थे। वो जो है मोहम्मद घोरी को 1178 में मार के भगा देते हैं, और मोहम्मद घोरी का जो असफल रहता है, तो कोई भी लूटपाट वो नहीं कर पाता, वो उसको वापस आना पड़ता है। तो इसके बाद मोहम्मद घोरी दोबारा जाता है 1191 में। इस बार क्या करता है, तो मोहम्मद घोरी इस बार यहाँ से चलता है लाहौर के रास्ते से खैबर पास। जो खैबर पास जो जम्मू और पंजाब के बीच में एक पास है, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है, वहाँ से वो क्रॉस करते हुए वो पंजाब के रास्ते से वो दिल्ली पहुँच जाता है। अब दिल्ली में उस टाइम को जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनसे आक्रमण करता है तराइन के मैदान में। तो बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यहीं पे होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। और मोहम्मद घोरी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरे के पूरे जो राजपूत थे एकजुट होकर मोहम्मद घोरी को सामना करते हैं। मोहम्मद घोरी को हार का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद घोरी फिर से हार कर वापस आ जाता है, लेकिन 1191 में जो हार मिली थी मोहम्मद घोरी को, उससे वो नाराज़ होकर वो पागल हो जाता है कि मैं 2 बार अटैक किया, दोनों बार असफल रहा और मुझे कुछ भी लूटने को भारत से नहीं मिला। तो 1192 में दोबारा घोरी जो है अटैक करता है दिल्ली पे, और पृथ्वीराज चौहान से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो था, तराइन के मैदान में दोबारा लड़ाई होती है, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगा कि अभी एक साथ जो लड़ाई हुआ है वो दोबारा कोई भी इतना दूर से वापस लड़ाई करने के लिए नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, वो आपस में ही लड़ने लगे 1 साल बाद, क्योंकि उनको जीत के बाद अपने अपने जो साम्राज्य को बचाने लगे, वो आपस में ही लड़ाई करने लगे और कमज़ोर पड़ गए। इसलिए जो मोहम्मद घोरी जो है दोबारा जब अटैक करता है तो पृथ्वीराज चौहान को हार के सामना पड़ता है, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके थे। और इस तरह दिल्ली पे जब जो वहाँ पे राजाओं का, पूरे भारत के राजा का शासन था, वहाँ पे अटैक करता है। वहाँ से जो है दिल्ली को फतह करने के बाद पूरे भारत पे कब्जा कर लेता है, और वो अयोध्या तक जाता है। अयोध्या को भी उसके बाद वो रुकता नहीं है, अयोध्या जाता है, अयोध्या के बाद बंगाल तक
वो जाता है और वहाँ से लूटते हुए फिर से वापस काबुल लौट जाता है। अब भारत जैसे बड़े एरिया को जीतने के बाद कोई छोड़ नहीं सकता था, तो मोहम्मद घोरी ने क्या किया, वहाँ पे अपने एक गवर्नर को भेजा। और गवर्नर कौन था वहाँ पे, उनका जो गवर्नर था वो बहुत सारा गुलाम रखा था अपने पास, गुलामों से काम करवाता था, और कुछ गुलाम जो वफादार थे उनको बहुत सारा पढ़ाया लिखाया ताकि वो आगे चल के उनका काम कर सके, उनके एरिया को देख केयर टेक कर सके। तो उसमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बहुत ईमानदार था, वो भी एक गुलाम था मोहम्मद घोरी का। तो मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली भेजता है कि जाओ भारत को संभालो और वहाँ पे कंट्रोल करके रखो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और भारत पे पहला शासन शुरू करता है एज ए गवर्नर। इंडिपेंडेंट राजा तो नहीं था, राजा तो मोहम्मद घोरी था, लेकिन उसके देख रेख करने के लिए गवर्नर के रूप में वो आता है। और आगे चल के जब मोहम्मद घोरी मर जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बन जाता है वहाँ का राजा। और आगे चल के इस तरह गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी का शुरू होता है भारत में। दिल्ली सल्तनत यहाँ से शुरू होती है और आगे चलकर मुगल जैसे साम्राज्य बन जाएगा। अब पूरे भारत पे मुगलों का कब्जा हो जाता है। तो ये था दोस्तों यहाँ तक की कहानी। अब आगे दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें 1000 ईस्वी से लेके 1857 तक की कहानी होगी, जहाँ पे पूरा मुगलों का साम्राज्य होगा। और 1857 जहाँ पे अंग्रेजों का साम्राज्य शुरू होगा वहाँ तक का वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो सके कि कैसे कैसे मुगलों ने आक्रमण किया और कैसे कैसे इस्लाम धर्म का स्थापना और जो है इस्लाम धर्म फैलता गया पूरे भारत में। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे का रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो को दोस्तों अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, ताकि औरों को भी इस तरह का वीडियो मिल सके। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।